नेपाल देश के कंठक राज्य उसी के पास एक गांव है टीकापुर। 35 साल पहले की बात है। चरण सिंह और उसकी पत्नी मीना राणा वो काम की तलाश में भारत आते हैं। कर्नाटक प्रदेश में बेंगलुरु में बस जाते हैं और एक दिन मीना राणा की 2 बच्चियां जुड़वा पैदा होती हैं। एक बेटी का नाम लक्ष्मी और दूसरी बेटी का नाम महालक्ष्मी रखा जाता है और कुछ साल बाद एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम नरेश रखा जाता है। इसके बाद में एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम उद्धम सिंह होता है। पूरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, उसी कमाई में अच्छी तरह रह रहे थे। बच्चे बड़े होते हैं। लक्ष्मी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और वो अपना नाम बदलकर शाहिदा रख लेती है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अब बात आती है महालक्ष्मी की। साल 2019 में बेंगलुरु का एक लड़का रहने वाला होता है, उसका नाम हेमंत दास होता है। महालक्ष्मी की उस लड़के से शादी हो जाती है। महालक्ष्मी और हेमंत दास की एक बेटी होती है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब वो अलग होते हैं तो महालक्ष्मी बेटी को लेने से मना कर देती है। हेमंत दास के पास ही उसकी बेटी रहती है। कुछ दिन ये अपने परिवार के पास रहती है। बताया जाता है कि परिवार से इसकी बनती नहीं थी। उसने सोचा कि अलग ही रहना चाहिए। उसने व्याली कमल इलाके में एक कमरा लिया। इसी बीच इसका भाई और इसकी भाभी भी इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये अकेली रहती थी, पति ने भी इसको छोड़ दिया था, इसलिए भाई और भाभी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ दिन बाद दोनों में किसी वजह से झगड़ा हो जाता है तो महालक्ष्मी ने कह दिया कि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। महालक्ष्मी अपने मन की मालिक थी। परिवार में इससे कुछ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि बात तो होती थी लेकिन बहुत कम। फोन पर भी बहुत कम बात हुआ करती थी, ज्यादा बात नहीं करते थे। 21 सितंबर 2024 व्याली कवल इलाके में जिस बिल्डिंग में महालक्ष्मी रहती थी, उसी बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति जीवन प्रकाश ने आसपास के घरों में लोगों से कहा कि तुम्हारे घर में बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। उन सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमारे घर में नहीं आ रही, बल्कि टॉप फ्लोर से आ रही है। जीवन प्रकाश वहां जाता है और आवाज लगाता है। उसके घर की तरफ मुंह नहीं करता क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। वहां ताला लगा होता है और वो तुरंत मकान मालिक को फोन करता है और सारी बात बताता है और कहता है कि आपको यहाँ आकर देखना चाहिए क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मकान मालिक ने आकर देखा, फिर उसकी माँ को और उसके भाई को फोन लगाया। फोन लगा करके कहता है कि महालक्ष्मी के घर के अंदर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, आप आकर देखिए। माँ और बहन वो दोनों आती हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं और मकान मालिक भी होता है। अड़ोसियों पड़ोसियों और मकान मालिक के सामने और माँ बेटी के सामने दरवाजा खोला जाता है। अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध थी। अंदर का दृश्य देखकर लोग बाहर भाग जाते हैं। वो दृश्य ऐसा था कि किसी पर देखा नहीं जा रहा था। हर जगह कीड़े रेंग रहे थे। रसोई घर में, आंगन में, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह जहां तक कीड़े जा सकते थे वहां कीड़े रेंग रहे थे। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस जब पहुंचती है तो वहां एक खून की लाइन खिंची होती है और कीड़े भी उसी लाइन पर ज्यादा थी। वो लाइन फ्रिज तक जा रही थी। फ्रिज जैसे ही खोला जाता है, लोग एक बार फिर से चीख पड़ते हैं। लड़की की लाश के कई सारे टुकड़े करके उस फ्रिज में रख दिए थे। देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है, उसकी भी रूह कांप जाती है। कुछ हिस्से ऊपर वाले माले में रखे थे, कुछ हिस्से नीचे वाले माले में। तभी पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी पिछले 4 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। जब महालक्ष्मी के पति से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि अशरफ ने मेरी पत्नी का कत्ल किया है, उसी ने मेरी बीवी के टुकड़े किए हैं। तभी महालक्ष्मी के कमरे से महालक्ष्मी के बेड पर पड़ा एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल की CTR निकलवाई जाती है कि किससे बात होती है और इससे पता चलता है कि एक नंबर है, उस पर बहुत बातें होती हैं। वो नंबर उड़ीसा का रहने वाला एक व्यक्ति मुक्तिराय रंजन का होता है। उसके बारे में पता किया तो वो व्यक्ति मुंबई गया हुआ था अपने भाई के पास।
पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो वहां से जा चुका है। वो अपने गांव उड़ीसा में पहुंचकर अपनी मां से मिलता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती उससे पहले ही मुक्ति रंजन मर जाता है। मरने से पहले उसने एक पत्र लिखा था, अपनी मां से भी कुछ कारण बताए और अपने भाई को भी बताए थे। महालक्ष्मी की नजदीकियां मुक्ति रंजन से थी। 2023 में मुक्ति रंजन जो भी कमाई करता उसका ज्यादातर हिस्सा महालक्ष्मी को दे देता था, जैसे कि सोने की चेन, अंगूठी, महंगा मोबाइल और भी न जाने कितने अन्य खर्चे। ये सब बातें उसने अपने भाई से कही थी। महालक्ष्मी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। मुक्ति रंजन उतना नहीं कमा पाता था। 1.5 साल से वो अपने घर पर पैसे भी नहीं भेज पा रहा था। पिछले 1 साल से मुक्ति रंजन डिप्रेशन में भी चल रहा था और इसको लगातार धमकियां भी दी जा रही थीं। महालक्ष्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुक्ति रंजन को धमकी दी। वो परेशान था। दोनों एक ही मॉल में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे से बातें बहुत कम हुआ करती थी और दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक तरफ प्यार, फिर रिलेशनशिप, फिर नफरत इतनी बढ़ जाती है। 1 सितंबर 2024 को दोनों काम पर जाते हैं, फिर शाम को घर वापस जाते हैं तो ये भी उसके साथ चला जाता है। 2 सितंबर को नंबर बंद हो जाता है। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की कहासुनी होती है। ये बात उसने अपनी मां को बताई और कुछ पत्र में भी लिखी थी। मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की गर्दन को बुरी तरह से पकड़ा था। जब तक पकड़ा रहा तब तक उसके प्राण न निकल गए। वो जब मर जाती है तो सोचता है इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वहाँ एक ट्रॉली बैग भी मिलता है। उसने सोचा होगा कि इस ट्रॉली बैग में भरकर लाश को बाहर कहीं फेंक दूंगा और इस घटना का किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो कैसे जाता? इसी वजह से वो लाश को फ्रिज के अंदर ठिकाने लगा देता है। उसके बाद वो घर को साफ करता है। फिर वो सीधा अपने भाई के पास चला जाता है। फिर वो अपने माँ के पास जाता है और माँ से लिपटकर बहुत रोता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने एक लड़की की हत्या कर दी है। इसलिए वो बिना बताए सुबह 4 बजे घर से 3 किलोमीटर दूर एक पेड़ से फांसी पर लटक जाता है। वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। पुलिस के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब तो वो मिल नहीं सकते क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका है। पत्र में लिखा था और माँ से कहा था और भाई से जो उसने कहानी बताई थी उसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।